हेलो, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। ठीक है, हम लोगों ने टेस्ट सीरीज शुरू कर दी और कल 2 वीडियो अपन ने अपलोड कर दिए थे। एक थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैंने सोचा आज अपन इसको कर लेते हैं। तो फिजिक्स का एक टॉपिक है बल और गति। ठीक है, बायोलॉजी का एक कर लिया कोशिका, और एक अपन ने केमिस्ट्री का कर लिया परमाणु, अणु और मोल, और ये फिजिक्स का क्या है, बल और गति। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपन इसको। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा फ़ोन साइलेंट कर दूं। हो गया भाई, चलिए शुरू करें अपन। हाँ साहब, पहला सवाल है, किसी वस्तु का जो संवेग है वो संवेग किस से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, संवेग जो है ना, न्यूटन की गति के नियम आप लोगों को पता हो तो जो न्यूटन की गति के नियम होते हैं ना, उनमें जो सेकंड नियम है वहां पर संवेग संरक्षण का नियम दे रखा है, P बराबर mv। संवेग क्या होता है? संवेग होता है P बराबर mv। अब m क्या है रे? द्रव्यमान है ना। m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग है। ठीक है, देख लो द्रव्यमान और वेग कहाँ आया भाई, ये रहा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर आपको वो पता है P बराबर mv, अगर नियम नहीं भी पता है, सीधा फॉर्मूला पता है, तो भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका मात्रक पूछ ले तो किलोग्राम इसका मात्रक, और वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। बस ये इसका मात्रक हो गया। समझ में आ गई चीज। और अगर विमा पूछ ले आपको इसकी, अगर आपको इसकी विमा पूछ ले, क्या पूछ ले? विमा। अगर आपको इसकी विमा पूछ ले तो ध्यान रखना, जो विमाएं होती है उसके अंदर 3 चीजें होती है, M, L और T। ठीक है, ये M क्या दर्शाता है? मास को दर्शाता है, ध्यान रख लेना भाई। L क्या दर्शाता है? लेंथ को दर्शाता है। और जो T है वो किसको दर्शाता है? टाइम को दर्शाता है। समझ में आ गई चीज। अब देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसका मात्रक बना सकते हो। अगर मात्रक बना सकते हो तो विमा बना सकते हो। देखो, किलोग्राम है यानी क्या हो गया? मास हो गया। ठीक है, मीटर यानी क्या होगी रे? लेंथ हो गई। और बट्टे में क्या आ गया इसके? टाइम यानी सेकंड हो गया। ठीक है, किलोग्राम इंटू मास बटा सेकंड, MLT तीनों आ गया। m कितना है? किलोग्राम पे घात कितनी? 1 है ना, तो ये आ गया m की घात 1, m1। मीटर पे घात कितनी है? स्क्वायर तो नहीं है ना, 1 है ना, तो l पे घात 1। अब देखिए, t नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना रे, तो ये हो जाएगा t-1, और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना, ये इसकी विमा हो गई, m1 l1 t-1। ध्यान रखें, ऐसे करना है। ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। MLT ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं पूछेंगे, वैसे तो और भी कई सारी चीजें होती है, केल्विन, ताप वगैरह नियम, इनको भी विमाओं में गिना जाता है, लेकिन जनरली वे में MLT के रूप में फॉर्म में ही पूछी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पराश्रव्य तरंगे होती है। देखो रे, तरंगे 3 तरह की होती है। एक होती है अपश्रव्य तरंगे, कितनी होती है? 3। एक तो होती है अपश्रव्य, एक होती है श्रव्य, और एक होती है पराश्रव्य। ठीक है, अपश्रव्य जो होती है 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, श्रव्य होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और ये वाली होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ध्यान रखना। ठीक है, तो अपश्रव्य जो है वो क्या हो गई भाई? 20 हर्ट्ज से कम। श्रव्य क्या हो गई? 20 से 20,000, और पराश्रव्य क्या हो गई? 20,000 से ज्यादा। ठीक है ना, तो 20,000 से अधिक आवृत्ति की तरंगे। ठीक है, पराश्रव्य देखो तीनों के अंदर, 2 में 20,000 दे रखा है, 1 में 10,000 दे रखा है। ठीक है, लेकिन अब देखो यहां पे भी 20,000 है और यहां पे भी 20,000 है। ये कह रहा है अधिक आवृत्ति की अनुदैर्ध्य तरंगे, ये कह रहा है अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, तो जो पराश्रव्य तरंगे होती है वो एक तरह की यांत्रिक तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? यांत्रिक। और यांत्रिक के साथ साथ कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्यान रखना, कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यांत्रिक तरंग के साथ साथ कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य। कौन सी? पराश्रव्य तरंग।
कौन सी? पराश्रव्य तरंग। ठीक है, अब जैसे कि अपने को यह पता है 20,000 वाला, ठीक है, लेकिन यहां पे इसने गड़बड़ कर दी, अनुदैर्ध्य भी दे दिया, अनुप्रस्थ भी दे दिया, तो कैसी? यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर कितना था रे? 2। फिर है 3, दिख तो रहा है। चलो, हवा में पराश्रव्य तरंगों की चाल, हवा में पराश्रव्य तरंगों की चाल। देखिए, हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत कम, ये कह रहा है हवा में पराश्रव्य तरंगों की चाल। वैसे अगर आपको पता हो तो हवा में ध्वनि की चाल अप्रोक्सीमेट 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं शुष्क वायु के अंदर ध्वनि की चाल। हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत कम होती है, हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत अधिक होती है, हवा में प्रकाश तरंगों की चाल से अधिक होती है। ठीक है, और हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल के समान होती है। तो ध्यान रखना, अच्छा सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है और ये इसका आंसर है। हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल के समान होती है। पराश्रव्य तरंगे कैसी तरंगे? हवा के अंदर अगर आपको पूछे, किस में पूछे? हवा में पूछे तो पराश्रव्य और श्रव्य इन दोनों की चाल क्या होगी रे? बराबर होगी। ध्यान रखना, हवा के अंदर अगर पराश्रव्य और श्रव्य की चाल पूछे तो क्या होगी? बराबर होगी। हवा में पराश्रव्य और श्रव्य की चाल क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। फिर है नंबर 4। देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, आप लोगों को पता है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको, अगर आपको एक कंडीशन पता हो तो। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो जी होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है डिस्टेंस के। जो गुरुत्वीय त्वरण है वो त्रिज्या के क्या होता है या दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है ना, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और एक अपन ने F बराबर न्यूटन के दूसरे नियम में F बराबर mg पढ़ा था, ma या mg। ठीक है, ये भी F है, ये भी F है, इसको कर दिया रे m। ठीक है, G बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब दो वस्तुएं हैं, एक इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में से कोई एक समान होगा, काट दिया तो पीछे क्या बचा रे? G बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से ये आ गया ना। अब देखो ये क्या कह रहा है? त्रिज्या 1% घटा दी। अब अगर ये चीज घटेगी तो ऑब्वियसली जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो क्या है इसका उत्तर? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, तो क्या होगा? जी बढ़ेगा। जी क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिख तो रहा है। चलो, बल का मात्रक है रे, बल का मात्रक। बल क्या होता है? F बराबर ma नहीं होता क्या? ठीक है, बल होता है F बराबर ma। अब m क्या है रे? किलोग्राम। ठीक है, और ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देख लो कौन सा मैच कर रहा है रे 5वें के अंदर। ठीक है, किलोग्राम बट्टा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं, किलोग्राम और ये क्या है? गुणा में है, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ना। ठीक है, अब यहां से आप लोग इसकी विमा भी निकाल सकते हो। किलोग्राम m1 मीटर L1 सेकंड स्क्वायर t-2 हो गया। सिंपल। पूछ सकते हैं विमा का क्वेश्चन, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर आपको इसका क्या कहते हैं सूत्र याद है तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में यह कहता है गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, ठीक है, वह उस बल से अधिक होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। एक बात बताओ रे, अगर सूर्य पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है और पृथ्वी भी सूर्य को आकर्षित कर रही है, ये कह रहा है वह उस बल से अधिक होगा जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है।
अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है पृथ्वी से, तो पृथ्वी क्या इसके अंदर नहीं चली जाएगी क्या? बस, और सीधी सी बात है, जो ज्यादा खींचेगा उसकी तरफ भी जाएगी नहीं, वह उस बल से कम होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को, अब कह रहा है कि पृथ्वी का आकर्षण बल ज्यादा है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य अगर पृथ्वी का ज्यादा है तो सूर्य इधर खिसकना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, सूर्य की स्थिति बदल जाएगी। वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य, हां यह बात सही है, इस ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर समान गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है, अभी फॉर्मूला पढ़ा, F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो बल कम होगा और दूरी घटेगी तो बल ज्यादा होगा। समझ में आ गई चीज? इस प्रकार से तो ये भी सही है, ये भी सही है, 3 और 4 दोनों सही है, ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या कह रहा है रे? ये कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की अपेक्षा क्या हो जाए? दुगुनी हो जाए। अब वर्तमान r है, अब कितना कर दिया 2r, 2r का मतलब क्या हो गया रे? 4r स्क्वायर, ठीक है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य नहीं, सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अब देखो पहले क्या था F, अब ये क्या हो गया रे? 1/4 नहीं हो गया क्या भाई? ये बट्टे के अंदर है, इसको अगर डबल करोगे, देखो ये r स्क्वायर है, F बराबर मैंने क्या कर दिया, r बराबर 2r कर दिया, तो g m1 m2 अपॉन 2r रखोगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस 4 को मैं यहां से अलग कर दूं, ठीक है, तो ये पीछे बचा हुआ कौन है रे? यही तो है, ये F1 कर दो, ये F2 कर दो, तो 1/4 F2 यानी कितना हो गया? 1/4 हो गया। कितना हो गया? 1/4। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। कहां होता है अधिकतम? शरीर का वजन ज्यादा कहां होगा और कम कहां होगा, ठीक है। तो देखो फिर से वही चीज, अपन को 2 फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है, दिख रहा है? चलिए पहला फॉर्मूला, ये रहा F बराबर mg, फिर एक है F बराबर g m, कैपिटल M कर दो, अपॉन r स्क्वायर, दोनों को बराबर करा तो क्या है, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन r स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये कह रहे g किसका है? mg का है। mg क्या होता है? भार होता है कि नहीं होता है? mg क्या होता है? नीचे लगने वाला भार, यानी पृथ्वी की ओर लगने वाला भार होता है। अब ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान, ये पृथ्वी, ये रे भूमध्य रेखा, ये डिस्टेंस जो होती है वो ज्यादा होती है, ये डिस्टेंस क्या होती है रे? कम होती है। तो एक बात बताओ, ध्रुवों की ओर जाओगे तो डिस्टेंस क्या होगी? कम। ये डिस्टेंस कम होगी तो जी बढ़ेगा तो वजन भी बढ़ेगा, यानी ध्रुवों पर वजन अधिक होता है। ये सही बात है। अगला देखो, फिर अगर ये डिस्टेंस की कहें भूमध्य रेखा पर तो ये बढ़ेगी तो ये जी कम होगा, यानी भूमध्य रेखा पर वजन कम होगा, ठीक है ना। ये कह रहा है अधिकतम होगा, नहीं होगा। सतह पर सभी जगह एक समान हो ही नहीं सकता, ध्रुवों पर अलग, भूमध्य रेखा पर अलग, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक, ठीक है, नहीं। तो कहां होगा? पृथ्वी की सतह पर नहीं, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, मतलब समझ लेना इसको आप लोग किस प्रकार से क्या हुआ। फॉर्मूला देखिए एक ही काम आ रहा है, 2-3 बार अपन ने काम में ले लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 8। कौन सा हो गया? 8। अब अपन चलते हैं 9 पे।
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, अंतरिक्ष में अवस्थित होने के कारण, पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी, हवा की गतिशीलता के कारण। एक बात बताओ रे, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता, ठीक है, तो वहां पर आराम से रहा जा सकता, वहां पर आराम से चहलकदमी की जा सकती। आपने कई बार वीडियोज में, फोटोज में चंद्रयान से जो चंद्र यात्री उतरते उनको देखा होगा, तो वो कूद एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करके जाते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होने की वजह से वहां पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पे हवा नहीं है, तो वहां आपस में बात भी नहीं कर सकते। समझ में आई ना चीज? तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो हवा को, जो गैसें हैं, जो हवा है, उसको खींचेगा कौन? उसको बांध के कौन रखेगा? ठीक है ना? तो वहां पर इसलिए वायुमंडल नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से पलायन वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है रे। जिसकी वजह से पलायन वेग क्या होता है? अधिक बढ़ जाता है। पलायन वेग अधिक बढ़ जाता है। किसकी वजह से? अगर गुरुत्वाकर्षण कहीं पर कम है तो वहां पर गैसों का पलायन वेग अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ये होता है। अब देखो, हो गया ये 10वां क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी स्थिर, बीच में थोड़ा गैप है ना, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं हो। यह न्यूटन की गति का पहला नियम है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि कोई भी वस्तु अपनी मूल स्थिति में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जड़त्व का नियम है, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ये रहा, ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। आगे चलो रे, देखो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? एक बात देखना कि न्यूटन ने जो है वो गति के 3 नियम दिए, उसमें एक नियम जड़त्व का है। उसने जड़त्व के नियम पे अच्छी सी व्याख्या करी, लेकिन सबसे पहले देने वाला कौन था? गैलीलियो। ध्यान रखना, जड़त्व का नियम पहले, सबसे पहले किसने दिया? न्यूटन ठोक के जाओगे गलत हो जाएगा। सबसे पहले किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा रे? ठीक है, देखो तो दोलन काल क्या होगा? दोलन काल यानी आवर्त काल ही तो पूछ रहा है। दोलन काल यानी आवर्त काल ही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना भाई, सीधी सी बात है, आप खुद सोच के देखो कि अगर बैठ के झुला रहे हैं तो वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा, और अगर आप खड़े हो गए तो वो डिस्टेंस कम हो जाएगी। कारण क्या होता है? एक आवर्त काल जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रे प्रभावी लंबाई के। किसके? प्रभावी लंबाई के। मतलब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। अगर प्रभावी लंबाई बढ़ जाएगी, आवर्त काल बढ़ेगा। या अगर इसको ऐसे लिख दो, t² प्रोपोर्शनल टू L। अगर ये 2 बढ़ेगी तो ये 4 बढ़ेगा। समझ रहे आनी बात? यानी लड़की जब खड़ी हुई तो उस झूले की जो प्रभावी लंबाई थी वो बढ़ गई। वो बढ़ गई तो ऑब्वियस की बात है कि अब टाइम ज्यादा लगेगा आने में और जाने में। पहले स्पीड से आ रहा था, अब आने और जाने में टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो क्या होगा रे? आवर्तकाल इंक्रीज हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है तब कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगी? ये ध्यान रखना। अगर एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं है, एनर्जी लॉस अगर, वैसे तो एनर्जी लॉस होता ही होता है कोई भी क्रिया करो, ठीक है ना, लेकिन ये कंडीशन दे रहा है कि एनर्जी लॉस बिल्कुल है ही नहीं। तो एक बात बताओ, मैंने यहां से 2 मीटर की ऊंचाई से उसको गिराया तो कुछ तो वेग प्राप्त करेगी, तो वेग प्राप्त करेगी, जमीन से टकराने के बाद वापस वो 2 मीटर की ऊंचाई तक उछलेगी। जनरली अपन गेंद को जितनी ऊंचाई से फेंकते हैं उससे कम ऊंचाई पर वो उछलती। क्यों? क्योंकि कुछ उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो जमीन से टकराने के बाद में क्या हो जाती है, कुछ रूप स्थितिज ऊर्जा बदल जाता है, कुछ जमीन के अंदर, ठीक है ना, तो कम हो जाता है, तो वापस
कम गति से ऊपर आती है तो कम ऊंचाई तक आएगी। लेकिन ये कह रहा है कि यहां पर प्रतिक्षिप्त होने के बाद भी ऊर्जा और वेग का नुकसान बिल्कुल नहीं है। भाई जिस वेग से गई उसी वेग से ऊपर आई, एनर्जी भी लॉस नहीं हुई, तो वापस कितनी ऊंचाई तक, तो 2 मीटर की ऊंचाई से उछाली थी तो कितनी मीटर तक उछलेगी, 2 मीटर तक ही उछलेगी। कितने मीटर तक, 2 मीटर तक। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान संरक्षण, आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। ये तो होता ही नहीं है, आवेश का तो कोई मैटर ही नहीं है, और संवेग संरक्षण, ठीक है ना। तो रॉकेट के अंदर हम लोगों ने न्यूटन के बारे में पढ़ा था कक्षा 9th के अंदर कि संवेग संरक्षण का जो है ना सिद्धांत लागू होता है। संवेग संरक्षण क्या होता है? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये घटना के पहले का संवेग, ये घटना के बाद का संवेग, कुल संवेग हमेशा क्या होता है? किसी भी वस्तु का संरक्षित होता है। क्या होता है? संरक्षित होता है, ध्यान रखना। फिर अरे फोटोवोल्टीय संबंधित है, फोटोवोल्टीय सेल है ना, फोटोवोल्टीय सेल। फोटो अपन ने एक अभिक्रिया पढ़ी थी प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। यहां पे भी नाम क्या है? फोटो। फोटो रिलेटेड टू लाइट यानी प्रकाश। देखो भूतापीय नहीं, नाभिक नहीं, नहीं, सौर ऊर्जा कहां से आती? प्रकाश से आती है। तो फोटोवोल्टीय सेल, अरे वो नहीं आती क्या? प्लेटें, सौर प्लेटें, वही है, ठीक है। तो फोटोवोल्टीय सेल किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। आगे देखो, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी की स्प्रिंग में चाबी मुड़ते हैं ऐसे ऐसे, चाहे घड़ी की स्प्रिंग हो जाए, चाहे कोई खिलौना जो चाबी वाले होते हैं ना, जब उसमें अपन ऐसे चाबी घुमाते हैं तो कौन सी ऊर्जा सम्मिलित होगी या भंडारित होगी? तो कौन सी होगी भाई? स्थितिज ऊर्जा। सीधी सी बात है, गति वो करेगी नहीं, उसमें उत्पन्न होगी नहीं। रासायनिक क्या कुछ मतलब ही नहीं, कौन सा केमिकल काम में आ रहा है, ठीक है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है तो। हाँ भाई, नीचे दी गई वस्तु में किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है रे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब देख लो, m दे रखा है और v दे रखा है, अगर इसका निकालें तो इसका तो mv स्क्वायर ही आया, हाफ mv स्क्वायर आया। इसका अरे 3 और 2 तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 1/2 9 m स्क्वायर और 4v स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो 18 m स्क्वायर v स्क्वायर, ये हो गया 18 आ गया इसका, ठीक है। फिर 2 और 3 दे दिया तो 2 और 3 9, इसका आ गया 9 और m और 4 दे दिया तो कौन है रे? ये वाला ही तो है। देख लेना, आप मान रख के देख लेना, m का और v का मान रख के देख लेना, ठीक है ना। तो 17 का क्या हो गया रे? सेकंड, ध्यान रखना, ठीक है। चेक करो भाई सेकंड ही होगा, चेक कर लेना तुम लोग, नहीं हो तो दूसरा कोई मान रख के देख लेना। ये फॉर्मूला है, ठीक है, टाइम खोटी नहीं करते। चलो नंबर 18, एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, यदि बल को दुगुना, ठीक है, तथा क्षेत्र को आधा कर दे तो परिणामी दाब का प्रारंभिक दाब होगा। परिणामी दाब का प्रारंभिक दाब क्या होगा रे? अब एक बात बताओ, दाब क्या होता है? प्रेशर, प्रेशर F/N ही होता है क्या, जिसको अपन लिखते हैं बल बटा क्षेत्रफल। दाब P बराबर F/A, बल बटा क्षेत्रफल। अब ये कह रहा है कि यदि बल को दुगना कर दो, करो भाई दुगना 2F, क्षेत्र को आधा करो, करो आधा, A/2, ये ऊपर जाएगा 4F/A। ये देखो रे F/A, ये मान लो P1 है और ये मान लो P2 है। तो P1 क्या है? F/A, P2 क्या है? 4F/A, यानी 4P1 ही तो है। कितना गुना हो गया रे? कितना गुना हो गया? 4 गुना, 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 4 गुना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप लोग। एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड लेता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है?
आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने में लगा समय, एक दोलन पूरा करने में लगा समय, एक दोलन पूरा करने में लगा समय। अब ये कह रहा है कि भाई इसने 40 दोलन पूरे किए, सॉरी 20 दोलन, ये कह रहा है कि 20 दोलन पूरे किए कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो एक दोलन कितने सेकंड में पूरे करेगा, तो 40/20 कितना आ रहा है, 2 सेकंड। तो एक दोलन को पूरा करने में लगा समय कितना आ रहा है, 2 सेकंड। वही उसका क्या होगा, आवर्तकाल 2 सेकंड का है, ये रहा। आगे 20, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, फिर से आ गया रे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अब ये कह रहा है गति दुगुनी, यानी वेग को डबल कर दिया, ठीक है, वेग को क्या कर दिया, डबल कर दिया। एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, इसको 2v कर दिया तो क्या हो गया, 4v²। 2 से 2 कट गया, 2 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दुगुनी। क्या हो जाएगी, दुगुनी, ठीक है, दुगुनी होगी। ये 2 से 2 काटा क्यों रे, ये हटेगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे रहेगी। और तो ये 4 आगे आ जाएगा रे, सॉरी दुगुनी नहीं, चौगुनी। कैसी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 21, पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रहे वाहनों को पकड़ने वाला यंत्र। पीसीआर वैन खड़ी रहती है सड़क पे, उसको देखते ही स्पीड को अपन 80 के 60 के ऊपर ले आते हैं। तो होता क्या है कि एक प्रभाव होता है कि जब कोई अत्यधिक तेज गति से कोई वाहन चलता है तो जो उसकी ध्वनि होती है, ठीक है ना, तो वो वहां से निकलने के थोड़ी देर बाद या उससे पहले इस प्रकार से कुछ सुनाई देती है, तो इसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं। वो ध्वनि से संबंधित है, लेकिन इसी से मैच करता हुआ ये यंत्र बनाया गया है और ये डॉपलर इफेक्ट पर ही आधारित है। इसलिए कौन सा प्रभाव है, डॉपलर प्रभाव। हेडमास्टर एग्जाम 2018 में कौन सा प्रभाव है, डॉपलर। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं, अच्छा सवाल। कौन सा प्रभाव है, डॉपलर प्रभाव। नया सवाल है ना, ठीक है, न्यू क्वेश्चन है। 22, ठीक है। हाँ भाई, एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। ये लो, ये वृत्त, ये इसकी त्रिज्या r। जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है, यहां से यहां तक अर्धवृत्त पूरा करती है, यहां से थी यहां पर आ गई, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन। एक बात बताओ, ऐसे चल के ऐसे आया ना, तो दूरी टोटल कितनी होती है, 2πr। इसने कितनी ट्रैवल करी, πr। ये तो हो गई दूरी। देखो πr किसमें है, फिर विस्थापन पूछा। अब विस्थापन ऐसे थोड़ी होगा, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये यहां से कहां तक गया, यहां तक, ये आ रहे थे, ये आ रहे, टोटल कितनी होगी, 2r। ये लो, ठीक है। घर्षण बलों का सही घटता हुआ क्रम है। घटता हुआ का मतलब किसमें घर्षण सबसे ज्यादा, किसमें घर्षण सबसे कम। एक बात बताओ, लौटनिक घर्षण, स्थितिक घर्षण, सर्पीय घर्षण। लौटनिक घर्षण का मतलब टाइट लगा था नीचे पेड़िया, तो उसमें तो घर्षण होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो जो पहिए हैं और जो फर्श है उनके बीच में बिल्कुल कम संपर्क रहता है। संपर्क जितना ज्यादा, घर्षण उतना ज्यादा। अब एक बात बताओ, जैसे कि ये कोई बक्सा है, ठीक है, ये फर्श है, ठीक है, और फिर एक ये हो गया, ये पाइप है इस प्रकार से, ठीक है, लुढ़कने वाले पाइप है, और इस पर कोई वस्तु ऐसे लुढ़काई जा रही है, और एक हो गई ये टायर। एक बात बताओ, संपर्क सबसे ज्यादा कहां है रे, यहां पर, फिर यहां पर 2 3 4 जितने भी, फिर ये तो छोटे छोटे हैं, संपर्क बिल्कुल कम होगा। तो घर्षण सबसे ज्यादा, सबसे कम। जो टायर वाला होता है उसको कहते हैं लौटनिक, क्या कहते हैं, लौटनिक। जो सरकने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, सर्पी। और जो पड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, स्थैतिक। क्या कहते हैं, स्थैतिक। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम। अपने को क्या पूछा है, घटता हुआ क्रम है, ठीक है ना, घटता हुआ क्रम है, तो यही है, स्थैतिक, सर्पी और
लोटनी। ठीक है, स्थैतिक सर्पी और लोटनी। ठीक है, आगे चलो। शाबाश, ये आ गया सवाल अपना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 50 ग्राम द्रव्यमान की कोई गोली है, ठीक है, 4 किलोग्राम की राइफल से 35 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग का, राइफल का वेग पूछा रहे। देखो अभी जस्ट अपन ने संवेग संरक्षण वाला मैटर पढ़ा था, दिख रहा है? ठीक है, उसके अंदर क्या बोला था? उसके अंदर बोला था, जैसे छोड़ो, ये कह रहा 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, M1 मान लिया मैंने 50, ठीक है, गोली चलने के पहले का संवेग और बाद का संवेग। अब देखो जैसे मैंने मान लिया M1 है वो 50 है, ठीक है, M1 कितना मान लिया मैंने 50, गोली का द्रव्यमान, ठीक है, और U1 गोली का वेग अभी चली नहीं है तो 0, फिर M2 राइफल का 4, अभी गोली चली नहीं है तो राइफल में गति नहीं होगी, तो U2 ये भी कितना हो गया 0। उसके बाद अब द्रव्यमान तो सेम ही है ना रे, द्रव्यमान तो सेम ही है, तो M2 भी कितना है 50, और यहां पे V2 कितना हो जाएगा रे 35 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और M3 ये भी कितना है 4, और ये अपने को V1 V2 जाएगा ना रे, V1 V2, ठीक है। तो अपने को ये ज्ञात करना है, बस इन दोनों को इक्वल कर दो, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M2 V1 प्लस M3 V2। अब एक बात बताओ, ये भी 0 ये भी 0 बराबर 0। M2 कितना है, M2 कितना है रे 50 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदल लेना, इनटू V1 कितना है अपने पास 35 किलोमीटर प्रति सेकंड प्लस M3 कितना है 4 किलोग्राम इंटू V2। यहां से V2 आ जाएगा आराम से, समीकरण सॉल्व करने तावे है, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा V2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब V2 कैलकुलेट करोगे तो वो V2 आपके पास आएगा V2 इक्वल टू 0.44 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में आ रहा तो 35 किलोमीटर प्रति 35 किलोमीटर है, मीटर है 35 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको भी आप चेंज कर लेना, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या जाएगा ये वाला, ध्यान पड़ गया नहीं पड़े पच देख लीजिए, ठीक है। चलिए, क्रिया प्रतिक्रिया के लिए सही है, यह बल एक ही वस्तु पर लगते नहीं लगता रे, एक ये दो वस्तु है ना, जब तक दो वस्तुएं नहीं होगी तो अलग अलग ये ऐसे लगेगा, जैसे कि गोली और बंदूक दो वस्तु है ना, तो गोली चली वो क्रिया है, बंदूक पीछे आई वो प्रतिक्रिया, तो दो पे लगता है। यह नियम केवल गतिशील पर लगता है, यह भी जरूरी नहीं है। क्रिया प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में परंतु परिमाण में समान होता है, यह बिल्कुल सही है। क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा एक दूसरे के विपरीत, लेकिन परिमाण में जितना इधर से आया उतना उधर से लगेगा, परिमाण में क्या होते हैं समान होते हैं, ठीक है। जब कोई बाह्य बल नहीं लगता तो वस्तु निश्चित गति से चलती है, जब कोई बाह्य बल नहीं लगता तो वस्तु निश्चित गति से चलती है। यह कौन सा है क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा नियम है। अब एक बात बताओ रे, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वस्तु अपनी मूल अवस्था में, गति या स्थिर का नहीं बोला था, क्या बोला मूल अवस्था में। इस वस्तु की मूल अवस्था क्या है, निश्चित गति से चल रही है, यह वस्तु निश्चित गति से चल रही है, और अगर इस पर बाह्य बल नहीं लगेगा तो यह निश्चित गति से चलती जाएगी, यानी इसकी मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है। जब मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है बाह्य बल के अभाव में, तो नियम कौन सा है, जड़त्व का नियम है ना। कौन सा नियम है, जड़त्व का, और जड़त्व का नियम कौन सा है, न्यूटन का फर्स्ट नियम। कौन सा है, न्यूटन का फर्स्ट नियम। तो देखिए अरस्तु का है क्या, नहीं। न्यूटन का सेकंड है क्या, नहीं। गैलीलियो केपलर सेकंड है ही नहीं। तो जड़त्व का नियम पहले किसने दिया था, ये लो,
गैलीलियो ने। भाई न्यूटन नहीं है ऑप्शन के अंदर तो कौन हो जाएगा? गैलीलियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो गया आपके? सी हो गया। फिर है 27। एक बात बताओ कि 20 मीटर ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, ठीक है। यदि इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी? यह पूछा अपने को, किस वेग से धरातल से टकराएगी। आपने समीकरण पढ़े हैं, एक तो यह होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। ये 3 समीकरण होते हैं, न्यूटन की गति के समीकरण। अब इनका यूज करके अपने को काम करता है। देखो 20 मीटर ऊंचाई है, वो पहली एस दे दी रहे, कितनी है? 20 मीटर। यदि इसका वेग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, वेग नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? त्वरण दिया हुआ है 10, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी? ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई भी गेंद ऊंचाई से गिराई जाती है तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होता है? 0, और अंतिम वेग अपने को ज्ञात करना है, तो u कितना है रे? 0 है। अब देखो कौन सी समीकरण लगाए कि अपने पास v आ जाए? अपने पास u है, a है, s है, ये लगा दो। ठीक है, तो देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर अपने को ज्ञात ही करना है, u का मान 0 है, प्लस 2 इंटू a का मान 10, s का मान 20, कितना होगा रे? 20 और 20 कितने? 4 0 0 400। v का मान कितना आ गया रे? 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब देखो रे साथ में टाइम भी, कितने समय बाद में ये धरातल से टकराएगी। अब एक बात बताओ, समय निकालना है ना। देखो अपने पास त्वरण है, ये है, और v है, t निकालना है। ठीक है, यहां t है नहीं, यहां इससे निकाल दो, v बराबर u प्लस 80 से, तो v बराबर u प्लस 80। v कितना दे रखा है भाई? 20, और u कितना दे रखा है? 0। a कितना आ गया अपने पास? 10। t निकाल दो, t बराबर 2 सेकंड आ गया। तो 20 और 2 कहां है रे? 20 2 20 2 20 2, ये 80, 27वें का सी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का कितना हो गया? सी हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं 28 की। देखो अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। ये कह रहा है एक किसान 10 मीटर भुजा के खेत के 40 सेकंड तक एक चक्कर लगाता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये खेत है 10 मीटर भुजा, एक ही दे रखी है, यानी वर्गाकार होगा। कितना होगा? वर्गाकार ही होगा भाई, एक भुजा ही दे रखी है तो वर्गाकार ही है। 10 मीटर भुजा है। ये कह रहा है 40 सेकंड में एक चक्कर। कितने सेकंड में एक चक्कर? 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद, 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 120, और 20 सेकंड और तो 140 सेकंड। 140 सेकंड के अंदर देखो रे, अगर 40 का भाग देगा तो 40, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 3 चक्कर तो पूरे लगा लेगा। पीछे क्या बचेंगे रे? 20 सेकंड अतिरिक्त बचेंगे। मतलब यहां से शुरू हुआ, ठीक है। विस्थापन पूछ रहा है अपने को। क्या पूछ रहा है? विस्थापन। तो एक बात बताओ कि जब ये 2 मिनट 20 सेकंड का 140, तो देखो 40 40 80 120, ठीक है। तो 120 में 3 चक्कर हो गए। अब एक्स्ट्रा कितने बचे? 20। एक देखो रे 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, तो 20 सेकंड में आधा लगाए कि नहीं लगाए? यहां पहुंचेगा। अब विस्थापन पूछ रहा है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति, ये इसकी अंतिम स्थिति, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। ये तुम्हारे पास आधार दे रखा है, ये तुम्हारे लंब दे रखा है, कनिष्ठ तो निकालना रे। कितना जाएगा? 10√2 काट लीजिए। 10√2 पाइथागोरस आ गया। ठीक है, चलिए 29। यदि वस्तु की स्थिति समय ग्राफ अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त हो, वस्तु की स्थिति समय ग्राफ, ये रे समय, ये है स्थिति। ये कह रहा है
कि समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर ये है इस प्रकार से, मतलब समय कितना भी बढ़ाओ इसकी स्थिति चेंज नहीं हो रही है। अगर स्थिति नहीं बदल रही है तो वस्तु जड़त्व में है ना, वस्तु रुकी हुई है, वस्तु कैसी है, रुकी हुई है, स्थिर अवस्था में है। कहां है ये रहा। अगला क्वेश्चन, एक कार अपनी प्रथम आधी दूरी 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तथा शेष आधी दूरी 40। देखो इसको दो चीजें समझना। अगर सवाल इस प्रकार से पूछा जाए, प्रथम आधी दूरी शेष आधी दूरी, अगर सवाल इस प्रकार से पूछा जाए, या अगर सवाल इस प्रकार से पूछा जाए, अगर कहें कि प्रथम आधी दूरी और अगली वाली आधी दूरी इस चाल से चलती है तो कार की औसत चाल, तब तो औसत चाल का फॉर्मूला लगेगा ये वाला, तब तो औसत चाल का फॉर्मूला लगेगा ये वाला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ध्यान रखना, अगर दूरी की बात करता है तो औसत चाल का फॉर्मूला ये, अगर समय की बात करता है, अगर समय की बात करता है तब औसत चाल का फॉर्मूला कुछ नहीं, नॉर्मल है v1 प्लस v2 अपॉन 2, जैसे अपन औसत निकालते हैं। तो यहां निकालो 2 × 6 चौक 24 बटा 60 40 100 कितना हो गया रे 48, कितनी आ गई 48। और ये v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा 60 40 100 100 बटा 2 कितनी आ गई रे 50। ध्यान रखना, अगर दूरी से पूछे तो ये लगाना है, समय से पूछे तो ये लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपको दूरी का पूछ लेना आप ये लगा के आ जाओ, ठीक है। वैसे यहां हाँ 50 भी है, देख लो। तो ध्यान रखना, अगर सवाल इस तरह से पूछे कि प्रथम आधी दूरी और शेष आधी दूरी पूछे तो फॉर्मूला ये वाला। अगर कहे प्रथम आधे समय में इस चाल से, अंतिम आधे समय में इस चाल से, तो फॉर्मूला ये वाला। ध्यान रखना। 30 हो गया। उसके बाद है 31। देखो रे, विस्थापन व दूरी के लिए सही है। विस्थापन व दूरी के लिए सही क्या है? एक बात बताओ, दूरी जो है वो ग्रेटर देन होगी विस्थापन से। विस्थापन क्या होता है कि किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। विस्थापन भी क्या है? दूरी, लेकिन कैसी? न्यूनतम दूरी है। तो पहली बात तो कंफर्म हो गई कि दूरी ग्रेटर देन क्या है? विस्थापन। अब क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं? कि बिल्कुल बराबर हो सकते हैं। दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल बराबर हो सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से ए से बी तक जाऊं, ठीक है, अगर मैं ऐसे जाऊं तो मान लो मैंने 50 मीटर चला लेकिन ये 10 मीटर ही है। अगर मैं ऐसे जाऊं तो मान लो मैं 100 मीटर चला लेकिन ये 10 मीटर है। तो इस रास्ते से गया तब दूरी 50 मीटर, विस्थापन 10 मीटर। इस रास्ते से गया तो दूरी 100 मीटर, विस्थापन 10 मीटर। अगर मैं सीधा सीधा जाऊं तो विस्थापन भी 10, दूरी भी 10। ठीक है, ये तुम्हारे 31। उसके बाद 33 कैसा है यार? गमगो कहीं पीछे एक है, गमगो रहे, कोई बात नहीं। देखो, पक्षियों की गति होती है, ध्यान रखना। सवाल छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कैसी होती है? त्रिविमी होती है। पक्षियों की गति कैसी होती है? त्रिविमी होती है। याद रख लेना, रट्टा मार लेना। पक्षियों की गति कैसी होती है? त्रिविमी। ठीक है। उसके बाद दोलन गति में चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी। एक बात बताओ, ये कोई इस प्रकार से है, ये यहां से लेकर यहां तक क्या करता है? गति। एक बात बताओ, यहां पर आएगा, यहां पर आने के बाद ये रुक जाएगा, रुकेगा तो फिर यहां से वापस गति शुरू करेगा, यहां तक आएगा तो तीव्र गति होगी, फिर यहां तक आएगा तो वापस रुकेगा, फिर ऐसे चलेगा। तो जो चरम बिंदु है वहां पर वो जो भी वस्तु है वो क्या हो रही है? रुक रही है, और वहां से वापस अपनी गति शुरू कर रही है। तो चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? न्यूनतम होगी। क्या होगी? न्यूनतम या शून्य। ये लो, न्यूनतम या शून्य। बल के बारे में पूर्ण जानकारी हेतु आवश्यक है।
बल का क्रिया बिंदु क्या है, बिल्कुल पता होना चाहिए। बल का परिमाण क्या है, यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, किस परिमाण का बल है पता ही नहीं है तो अपन कैसे उसके बारे में व्याख्या करेंगे। बल की दिशा यह भी पता होनी चाहिए, किस दिशा में लग रहा है, इसका मतलब 4। ठीक है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते रहे ये याद रखना पड़ेगा। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ध्यान रख लेना भाई, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ठीक है, किसी स्थिर वस्तु को गतिमान बनाने के लिए संतुलित बल का मतलब क्या है, जो वस्तु को संतुलन में ला रहे। संतुलन का मतलब इधर भी 10 न्यूटन का लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का लग रहा है। एक बात बताओ, वस्तु गति करेगी क्या, नहीं करेगी। अगर मान लो इधर 10 का है इधर 20 का है ना, तो वस्तु किधर गति करेगी, इधर करेगी। तो यह बल कैसा हुआ, असंतुलित। एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, तब बक्से पर लगने वाला घर्षण बल होगा। एक लकड़ी के बक्से को घर्षण बल क्या होगा, देखो सुविधा सब है, धोला काला कर लो, काला धोला कर लो। ठीक है, देखो एक बात बताओ, ये कह रहा है कि एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन मैंने क्या लगा दिया, बल लगा दिया, और उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते। मतलब ये हो गया कि इधर से 200 न्यूटन लगाया, ये फर्श है, घर्षण बल होगा, और ये एक नियत वेग से ही चल रहा है, यानी इसकी वेग में ना कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जितना इस पे बल लगाया उतना के उतना, यानी जितना ये इस पे बल लगा रहा है उतना के उतना जमीन वापस इस पे बल लगा रही है, तभी तो नियत वेग से है। अगर ज्यादा लगाती तो इसका वेग क्या हो जाता, कम होता कि नहीं होता। भाई सीधी सी बात है, ये 200 न्यूटन लगा, अगर ये 400 होता तो क्या नियत वेग होता, क्या वेग कम हो जाता। लेकिन नियत वेग इसका मतलब ये भी कितना लगा रही है, 200। मतलब लगता अंक की खेल लेकिन दिमाग। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलो है। एक गाड़ी का द्रव्यमान कितना है, 1500। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड के ऋणात्मक त्वरण के साथ विराम में लाते हैं तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। देखो बल पूछा ना, बल क्या होता है, F बराबर m है। ज्यादा सोचना नहीं है, घर्षण बल पूछा, गाड़ी सड़क के बीच में, सीधा सा बल पूछा ना, बल बराबर F बराबर m है। देखो m कितना है भी 1500, a कितना है, ऋणात्मक त्वरण है। कैसा त्वरण, ये ध्यान रखना, कैसा त्वरण है, ऋणात्मक है ना, तो -1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको गुणा भाग करो रे, ठीक है। तो F बराबर 1.7 को 15 से गुणा करो, ठीक है। 15 15 225 तो 1 हो गया, और उसके बाद में 7 से, ठीक है, तो ये तुम्हारे हो जाएगा लगभग 2550। कितना हो जाएगा, 2550 माइनस 2550, ये तुम्हारा बल आ गया। ठीक है, अच्छे सवाल थे, ठीक है ना, और पॉसिबल होंगे और लेके आएंगे, चिंता की बात नहीं है। अब इसको ना शेयर करो फुल फ्लैश, ठीक है, कंजूसाई मत करो। और जो लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियोस देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य 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 करें। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे ही चलने वाली है। टेस्ट सीरीज अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, मैटर आप लोगों ने खुद ने देख लिया होगा। एनसीईआरटी की भी किताबें का भी क्वेश्चन लेके आया हूं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है जो थोड़े टॉप लेवल के, हो सकता है पूछ ले अधीनस्थ बोर्ड, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।